हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो वेलकम टू अवर चैनल ओल्ड स्कूल मेंटर्स। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, लास्ट दो क्लासेस में हमने उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के डायमेंशन निकालना सीखे थे, ऐसा यूनिट निकालना सीखे थे, और प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था, उसमें एमसीक्यू सॉल्व करे थे। ठीक है, तो आज हम फिर से वहां से ही कंटिन्यूस करते थे। आई थिंक 25 एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम 26 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डस नॉट हैव यूनिट। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज ऐसी है जिनका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होती हैं। ठीक है, तो देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन और एरिया का यूनिट रहता है मीटर स्क्वायर। तो ये तो यूनिट वाली क्वांटिटी हो गई। फोर्स का डायरेक्ट यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अगर हम प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका स्ट्रेस और फोर्स और स्ट्रेस और प्रेशर सेम एसआई यूनिट इनका रहता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज का एसआई यूनिट सेम है। तो स्ट्रेस एंड प्रेशर विल हैव द सेम एसआई यूनिट्स। बचा क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, दोनों ही क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। तो स्ट्रेन इज ऑलवेज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन कौन सी क्वांटिटी होती है जिसका ना ही कोई यूनिट होता है और ना ही क्या होता है, डायमेंशन होता है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर रहेगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। हीट हीट का कौन सा यूनिट नहीं है? देखो, हीट क्या है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसका ये यूनिट होगा सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल। ठीक है, तो देखो, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, पढ़ा था हमने, कौन सा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, और वर्क को ही हम एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको 11 या 12 का याद होगा, तो हमने जितने भी एनर्जी के एक्सप्रेशन डिराइव करते थे, हम क्या करते थे, वर्क डन करते थे और उसी वर्क डन को स्टोर कर लेते थे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो जूल वर्क का यूनिट है, और ये सेम यूनिट किसका होगा, एनर्जी का भी। अर्ग इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ वर्क। अर्ग भी किसका यूनिट है, वर्क का, पर कौन सा, सीजीएस। सीजीएस। ठीक है, तो अगर वर्क का है तो ये फिर एनर्जी का भी होगा। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी किसका यूनिट है, एनर्जी का। और हीट भी क्या है, हमारी एनर्जी ही है। तो ये तीनों ही क्वांटिटीज क्या है, यूनिट है हमारे एनर्जी के, और हीट भी क्या है, एनर्जी। तो ये तीनों के यूनिट क्या होंगे, एनर्जी के जो यूनिट है वो ही क्या किसके यूनिट हो जाएंगे, हीट के यूनिट भी हो जाएंगे। बचा क्या, सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड किसका यूनिट होता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, सेंटीग्रेड। देखो, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, पर सेंटीग्रेड इसका सीजीएस यूनिट रहता है। तो इसका आंसर रहेगा सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन ही होता है। ठीक है, कैंडिला किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं करंट को। अच्छा, ये र्यूमर स्केल, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर टेम्परेचर। ये भी किसको मेजर करने के काम आता है, टेम्परेचर को मेजर करने के काम ही आता है। ठीक है, पर ये इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट नहीं होता है। मेजर ये भी क्या करता है, टेम्परेचर ही मेजर करता है। जब ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके कि वाटर जब बॉईल करता है तो किस पॉइंट पे वो बॉईल करना शुरू करता है, उसमें जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये र्यूमर स्केल यूज होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का कौन सा यूनिट है, पास्कल। प्रेशर का यूनिट रहता है वॉट।
पावर का, जूल, वर्क और एनर्जी। तो न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। क्लियर हुआ? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। देखो हमने न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, एक हम बोलेंगे कि एक जो हमने पढ़ा था, कौन सा यूनिट फोर्स का ऐसा यूनिट, एक हमने और भी पढ़ा था जो हमने डिराइव करा था, वो क्या होता था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये भी बोल सकते हो सर कि न्यूटन होता है या ये होता है, तो ये दोनों ही सेम है, एक न्यूटन इसी के इक्वल होता है। तो ये दोनों ही क्या है? सेम है। ये भी ऐसा यूनिट होता है और ये भी ऐसा, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। देखो ये थोड़ा सा बड़ा था, लेंथी था, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था? न्यूटन। क्लियर है ये दोनों ही किसके? ऐसा यूनिट फोर्स के। लाइट लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते हैं? तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के डिस्टेंस को ही क्या करा जाता था? मेजर करा जाता था लाइट ईयर में। ऑप्शन देखते हैं। वेरी लार्ज डिस्टेंस, टाइम, टाइम तो नहीं होगा। अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड ऑन द अर्थ ड्यूरिंग, तो ये भी नहीं होगा। और मास ऑफ द एटम, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वेरी लार्ज डिस्टेंस है, तो यही इसका आंसर रहेगा। क्योंकि ये क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किसके? द डिस्टेंस, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन एन ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो ये बेसिकली डिस्टेंस ही है, और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये डिस्टेंस भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर से क्या मेजर करते थे हम? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? लेंथ। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? लेंथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डस नॉट हैव एनी यूनिट। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसका यूनिट नहीं होता है? स्पीड, मीटर पर सेकंड यूनिट है। डेंसिटी, डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट आ जाता है हमारा केजी, और वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारा मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट बनता है केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी तो नहीं है। एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ी थी, वेलोसिटी अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? ये बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी को इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये बेसिकली क्या, देखो रिलेटिव डेंसिटी को कभी कभी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देता है। मैं लिख देता हूं, ये दोनों सेम ही रहती हैं, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेसिकली जो डेंसिटी है वो क्या होती है? किसी भी मटेरियल की होगी वो भी मास अपॉन वॉल्यूम ही होगी, और अगर वाटर की होगी वो भी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम ही होगी। तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट लेस रहती है। तो इसका नो यूनिट रहेगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं रहता है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों होती है यूनिटलेस क्वांटिटी वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है। डेंसिटी डेंसिटी आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है, और जब भी कोई सेम क्वांटिटीज की रेशियो होगी तो वो हमेशा ही क्या होगी? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी, और वो हमेशा ही क्वांटिटी क्या होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रेन, तो वो भी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही थी, तो वो भी क्या थी? हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी ही थी। क्लियर है? मैक्सवेल, मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो मैक्सवेल किस चीज का यूनिट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन फर्स्ट देखो, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या टर्म्स होती हैं, इनके क्या यूनिट्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारा
यूनिट रहता है 12th का, और उसके बाद जो मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये हमारा थर्ड, आई थिंक थर्ड यूनिट रहता है 12th के सिलेबस में। तो वहां पे जब हम समझेंगे इन चीज को ये क्या होती है, तब हम इनके यूनिट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं अगर डायरेक्ट आपको यूनिट बताऊंगा या फिर इनको समझाऊंगा तो अभी वो इस तरह से समझ नहीं आएगी। बाद में लेटर ऑन जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगी, जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो इसको बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अपने बस यही याद रखना है कि जो मैक्सवेल है वो किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या है, फिजिकली ये हमें क्या इंटरप्रिटेट करवाती है, ये सारा का सारा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे जब हम इसको कवर करेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, दैट इज बैक्यूरेल, ठीक है। देखो एक इसका ही रेडियो एक्टिविटी का एक और यूनिट होता है क्यूरी, ये भी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है और ये भी बैक्यूरेल भी रेडियो एक्टिविटी का ही यूनिट है, पर ये इसका एसआई यूनिट होता है, ये इसका एसआई यूनिट नहीं है। तो ये ध्यान में रखना, अगर उसने एसआई पूछा है तो हम बैक्यूरेल के साथ जाएंगे, अगर बाई चांस एसआई नहीं पूछा है और ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर हम क्यूरी के साथ जा सकते हैं। वैसे बाकी आपको पता है एम्पियर किसका यूनिट होता है, डेसिबल और कोबाली किस किस के यूनिट होते हैं, ये तो हमें पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है पिछले प्रीवियस क्लासेस में। द एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, एक मिनट के लिए ना सारे बच्चे इसको यूट्यूब की वीडियो को पॉज करेंगे और इसको खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, कॉमनली यूज होता है वेट के लिए, तो सबको ये आना चाहिए, ठीक है। देखो किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या फिर डाइन, चार ऑप्शन हमारे पास है। अगर हम डाइन के साथ जाएंगे तो डाइन इज एन यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स का सीजीएस में यूनिट क्या होता है, डाइन। ग्राम किसका यूनिट होता है, वेट का ही होता है, पर ये मास का, सॉरी, ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, मास को मेजर करते हैं हम ग्राम पे भी और किलोग्राम पे भी, तो ये मास को मेजर करने के काम आता है। वेट क्या होता है, वेट देखो मैक्सिमम कंफ्यूजन यही है, मास और वेट। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है मास और वेट में, जो आर्ट्स बैकग्राउंड का होगा या फिर थोड़ा सा अगर जिसको कंसेप्ट भूल गया होगा तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो देखो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर या सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस कंटेन्ड इन ए बॉडी, कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितनी सबस्टांस लगी हुई है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फोन, ठीक है, जैसे ये रिमोट है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो इस रिमोट, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें कितनी प्लास्टिक लगी हुई है वही इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, क्लियर हुआ। जैसे कोई डेस्क है, बेंच है, वो वुड का बना हुआ होगा, कितनी वुड लगी होगी वो उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। वेयरएज वेट हमेशा ही हमें मिलता है बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी। वेट किसका प्रोडक्ट होता है, मास इनटू ग्रेविटी। देखो जैसे कि इस मास का जितना इसमें प्लास्टिक लगी हुई है उसका मास हो गया, उसको जब भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जी जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही है तो इसकी वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम मास को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेट। इसलिए आपने सुना होगा, देखो ये जी क्या है, ग्रेविटी। अगर हम अर्थ को स्फीयर मानकर चलेंगे, जो कि मैक्सिमम कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, तो उस समय ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। पर अगर हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर मूव करेंगे, जैसे कि अर्थ से होकर हम मून पे चले जाएंगे, ठीक है, तो मून पे हमने सुना है कि हमारा वेट कम हो जाता है, सुना है ना, कि हम मून पे हल्के हो जाते हैं। तो बेसिकली मून पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है, और जब हमारी ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है तो मास के साथ अगर हम उसको प्रोडक्ट करेंगे तो वेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा वेट मून पे कम हो जाता है। पर हाँ, अमाउंट ऑफ मैटर, जिस चीज के हम बने हुए हैं, ठीक है, वो तो सेम ही रहता है, चाहे हम मून पे हैं, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप मून पे हो। जो मैटर, जिस चीज के हम बने हुए हैं, जो हमारी बॉडी है, वो तो सेम ही रहेगी। इसलिए मून या किसी भी प्लेनेट पे अगर हम चले जाएं, मास हमारा क्या रहता है, चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। अगर हम रेस्ट पे हैं तो हमारा मास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, हम किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं। और जो ग्रेविटी है वो चेंज करने से क्या चीज चेंज होती है, वेट। तो अगर हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं तो वेट चेंज होता है, ना कि हमारा मास, ठीक है, ये भी याद रखना है। बाकी इस न्यूमेरिकल एमसीक्यू पे आते हैं, तो देखो यूनिट पूछा है वेट का, और वेट क्या है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, और जी क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोलते हैं, तो ये बन रहा है
मास इंटू एक्सेलरेशन। बाद में वो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है वो तो अलग बात है, पर है क्या ये मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन किसका होता है? फोर्स के इक्वल होता है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? न्यूटन। क्लियर हुआ? ठीक है। मैक्सिमम अगर किसी बच्चे को ऐसे डाउट कभी कभी आ जाता है किलोग्राम या ग्राम पे, तो वो मास का यूनिट होगा। मास के कौन से यूनिट होंगे? एसआई में किलोग्राम होगा और सीजीएस में ग्राम, पर वो मास के होंगे। वेट का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। क्लियर है? हर्ट्स, हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्स में हमेशा ही मेजर करा जाता है फ्रीक्वेंसी। फोर्स, प्रेशर और एनर्जी, इसका तो ऐसा यूनिट हमें पता ही है। तो हर्ट्ज किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का। क्लियर हुआ? देखो, साउंड की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर करी जाती है, पर लाउडनेस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज ऑलवेज मेजर्ड इन डेसिबल। डेसिमल किसका यूनिट होता है? डेसिबल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हाँ, साउंड की फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करा जाता है? हर्ट्ज में। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। देखो, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा अगर याद होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये तो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा हमारा। फिलहाल हम ये याद रखेंगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करा जाता है तो हम इसमें कांस्टेंट यूज करते हैं रो, और इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगा आर ए अपॉन एल। ए क्या है? एरिया, और एल क्या है? लेंथ। तो यहां से आप रेजिस्टिविटी देखो, आर रेजिस्टेंस है, यूनिट क्या रहेगा? ओम। एरिया का क्या रहता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या रहता है? मीटर। तो रेजिस्टिविटी का क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या रहता है? ओम मीटर। एंड इट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? Which of the following quantities have its SI unit named after बेसिली पास्कल? तो पास्कल, पास्कल तो हमने पता ही है किसका यूनिट है? प्रेशर का। साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पर ही यूनिट दिया था, तो किसका यूनिट है ये? प्रेशर का। तो ऑप्शन बी विल बी इट्स राइट आंसर। न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी? न्यूटन मीटर, न्यूटन किसका? फोर्स का, और मीटर किसका? डिस्टेंस का। तो एक्सेलरेशन का तो नहीं होगा। टॉर्क किसके इक्वल होती है? आर क्रॉस आर। डिस्टेंस होता है फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बेसिकली ये डिस्टेंस है, तो यूनिट आ जाएगा इसका मीटर, और फोर्स का क्या आ जाएगा? न्यूटन। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर, और मीटर न्यूटन भी हम लिख सकते हैं। तो ये किसका यूनिट होता है? टॉर्क का। क्लियर हुआ? न्यूटन मीटर इज एन ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क। मैच द फॉलोइंग क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज, फोर्स का न्यूटन, और रेजिस्टेंस का ओम। तो जो हमारा ऑर्डर बनेगा, ए जा रहा है सेकंड के साथ, बी जा रहा है हमारा थर्ड के साथ, और सी जा रहा है हमारा फर्स्ट के साथ। तो इट इज ऑप्शन नंबर ए 231। क्लियर हुआ? लाइट ईयर, light emitted by the sun in 1 year, time taken by the light to travel from sun to the earth, the distance traveled by the light in free space in 1 year, टाइम टेकन बाय द। तो ये टाइम तो नहीं होता है, डिस्टेंस ही होता है। ये तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर सी ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि ये हमने सारा डिस्कस करा हुआ है, तो ये हमें डायरेक्ट पता चल रहा है। ए न्यूटिकल, न्यूटिकल माइल, हाँ। इस तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट होता था कि हम प्रीवियस जो कैलेंडर बीसी, मतलब कि बिफोर, बहुत पुराने जो कैलेंडर थे उसमें जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए न्यूटिकल माइल यूनिट यूज होता था। और 1 न्यूटिकल माइल, न्यूटिकल माइल ये किसके इक्वल होता था? 1.852 किलोमीटर। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 1852 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड।
तो ये इसके इक्वल होता था। क्लियर है? तो इसको हमने मेजर क्वांटिटीज को मैच करना है उनके एसआई यूनिट के फॉर्म में। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं दिया हुआ है। फोर्स का तो डायरेक्ट करते हैं हम न्यूटन से, वर्क का हम करते हैं जूल से, इंपल्स होती है फोर्स विच एक्ट फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इंपल्स किसके इक्वल होती है? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, और फोर्स का आ जाएगा न्यूटन और टाइम का आ जाएगा सेकंड। तो ये ऑप्शन नंबर ये। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो एक्सेलरेशन रहती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन में स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ए से फोर्थ, बी से थर्ड, सी से फर्स्ट और डी से सेकंड। तो ये बनेगा 4 3 1 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा एरर है प्रिंटिंग का, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? एंड दैट इज अवर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर। ईसीजी इज यूज फॉर मॉनिटरिंग। तो ईसीजी किसकी मॉनिटरिंग में काम आता है? देखो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमें वो निकाल के देते हैं ना ईसीजी। हार्ट का कोई पेशेंट होगा तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? ईसीजी। ईसीजी बेसिकली हार्ट बीट या हार्ट रेट को वो एक पेपर पे फॉर्मेट में अरेंज करा जाता है ना, वो मशीन से निकल कर आता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? ईसीजी। और वो किसकी मेजरमेंट के लिए या किसकी फंक्शनिंग के लिए काम आता है? हार्ट की मेजरमेंट ऑफ हार्ट की फंक्शनिंग। Which of the following thermometers is known as पायरोमीटर? पायरोमीटर किस थर्मामीटर को बोलते हैं? तो देखो कोरोना टाइम में हमने देखा था वो गन टाइप के थर्मामीटर्स आए थे, है ना। जब हम किसी को टच नहीं करते थे तो वो हाथ में उसको इंजेक्ट करते थे या फिर सिर पर उसको ऐसे करके टेम्परेचर मेजर करने के काम आते हैं। तो वो जो थर्मामीटर हैं उन्हीं को हम क्या बोलते थे? पायरोमीटर। उन्हीं को हम क्या बोलते थे? पायरोमीटर। क्लियर हुआ? तो इसका ऑप्शन रहेगा लिक्विड थर्मामीटर नहीं, रेडिएशन थर्मामीटर। तो वो बेसिकली उनकी वर्किंग किस तरह से थी? जब हम उनको किसी की बॉडी के ऊपर फेंकते हैं ना उनकी रेडिएशन, तो वहां से रेडिएशन एमिट होती है, वो बॉडी पे जाती हैं, स्ट्राइक करती हैं और फिर वो वापस क्या आ जाती हैं? थर्मामीटर पे वापस आ जाती थी। तो और फिर वो हमारा उस रेडिएशन के बेसिस पे क्या करता था? टेम्परेचर बॉडी का डिटेक्ट कर देता था। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग होती है। तो देखो इस तरह के थर्मोमीटर हम पहले नहीं देखे थे, ये उसी टाइम पे आए थे क्योंकि उस समय हम एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे थे। ये बेसिकली ये जो थर्मामीटर होते थे ये इन्वेंटेड पहले के हुए हैं, ये यूज होते थे इंडस्ट्रीज में बहुत बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, है ना। जब हाई टेम्परेचर होगा तो इंडस्ट्रीज में हम उनको थर्मोमीटर फिजिकली टच नहीं करेंगे, तो इन थर्मोमीटर्स को हम यूज करा करते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली रेडिएशन फेंकते हैं टू डिटेक्ट द टेम्परेचर। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ वही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर? तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज होते हैं? पायरोमीटर ही यूज होते हैं, एंड दे आर यूज इन इंडस्ट्रीज। फेरिलियोमीटर, फेरिलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। तो ये बेसिकली मेजर करता है रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। क्या जो सन से रेडिएशन आ रही है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के काम आता है। तो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए ये फेलियोमीटर काम आता है। तो ये हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज रहेगा। द डेंसिटी ऑफ मिल्क, द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। देखो मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर। मिल्क में आपको पता होगा लैक्टोजन प्रेजेंट होता है,
तो उस लैक्टोजन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर। तो ये इस एमसीक्यू यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट एमसीक्यू था। देखो हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम एमसीक्यूज हम यहाँ पे कवर कर सके। बाकी के अगर आप किसी भी बुक से कंसर्न करते हो तो जितना हमने पढ़ा हुआ है आपको मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। और आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इससे गारंटी होती है पेपर में एक या दो क्वेश्चन आने की 99% प्रोबेबिलिटी रहती ही रहती है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो जो पढ़ा है एक बार में हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना उसको। देखो अभी तक हमने यूनिट एंड डायमेंशन में क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने इसके फॉर्मूले पढ़े, एसआई यूनिट्स कैलकुलेट करना सीखे, डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट करे। फिर हमने इनके कॉमन जो एसआई यूनिट होते हैं जैसे न्यूटन, जूल और वीएवी वगैरह सीखे थे। और उसके बाद हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इनको एसआई यूनिट को मेजर करने के लिए या फिर यूनिट को मेजर करने के लिए उन पर भी हमने एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो पेपर में यही इन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करा जाता है। अगर आपको हाई थोड़ा सा क्वेश्चन जाएगा तो वो देखो इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता था ना कि कभी कभी वो आपको डायरेक्ट बोल देगा पहले तो कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन फॉर्मूला ठीक है या नहीं है, इनको मैच करो, या फिर ये इसका कौन सा जैसे फोर्स का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है कैलकुलेट करने वाला, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। अगर थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएगा तो वो क्या करेगा कि आपको एक इक्वेशन दे देगा या आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि आ गया ये इज इक्वल टू ठीक है पी स्क्र अपॉन 2m इज इक्वल टू 1/2mv², क्लियर है। और आपको ये बोलेगा कि देखो कि ये दोनों ही जो इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है या ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और एक और हम इक्वेशन लिख लेते हैं जैसे कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो ये भी आपको बोल देगा कि ये देखो कि ये इक्वेशन करेक्ट है नहीं, और ये मेंशन कर देगा कि P से हम इसको बोलते हैं मोमेंटम, M यहां पे क्या है, मास। यहां पे M मास ही है और V क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो इसको इस तरह से क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना होता है। हमने क्या करना है सिर्फ बाकी देखो 1 2 जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, नंबर होंगे, उनको डील नहीं करना है। जब हम डायमेंशनली क्वेश्चन इस तरह से आएगा, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। और इस तरह के क्वेश्चन में हमने नंबर्स को रिगार्ड नहीं करना है, ठीक है। पावर वाले को करना है, ये जो 1 2 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है या फिर ऐड हो रही है, नंबर्स को हमने रिकॉर्ड में नहीं लाना होता। हमने सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को देखना है और उसके डायमेंशंस को देखना है, ठीक है। तो देखो पी स्क्वायर है, पी क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है मास इंटू वेलोसिटी, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m1 l1 और t -1, क्लियर हुआ। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, 1/2 को रिगार्ड नहीं करेंगे, 2 को हम नहीं देखेंगे, और नीचे मास है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे m, क्लियर, इज इक्वल टू 1/2 को कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या है मास m, और नीचे क्या है, ओ सॉरी मल्टीप्लिकेशन में क्या है इसके v², और v का वैल्यू क्या आती है m0 l1 t -1, और इसका क्लियर हुआ। पी स्क्वायर की ये आ गई, पी का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, मास का ये है, 2 को रिकॉर्ड नहीं करा जाता है, हाफ होगा, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे डिवाइड हो रहा हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। 1/2 को रिकॉर्ड नहीं करा गया है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया गया है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया गया है, ठीक। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहां से इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा m² l² t -2 डिवाइडेड बाय मास, और यहां पे ये बनेगा m मल्टीप्लाई बाय l², क्लियर हुआ, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, एक मिनट, ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करा जाएगा तो क्या जाएंगे m² और ये ऊपर जाके बन जाएगा m की पावर -1 l²
और t-2, और यहाँ पे ये बनेगा m स्क्वेयर, ओ सॉरी, यहाँ पे ये बनेगा m l स्क्वेयर t-2। क्लियर हुआ? तो यहाँ से जब इसको कैंसिल सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा m1l2 t-2, और ये भी क्या रहेगा, m पावर 1 ही है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, l स्क्वेयर और t। तो बेसिकली ये दोनों ही डायमेंशनली, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आई, सेम डायमेंशन है, तो मतलब कि ये भी डायमेंशनली इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। उसी तरह से आप इसका खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये करेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, एक और मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं जिसमें आपको एडिशन का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। यहाँ पे s रहती है डिस्प्लेसमेंट, u क्या गिवन होगा हमें, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी a क्या होती है, एक्सेलरेशन, और t क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ s डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा m0 l1 और t0। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या रहता है l t-1, और यहाँ पे टाइम है तो इसका आ जाएगा t। क्लियर है? प्लस 1/2 है, नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन का क्या होगा, l t-2, और टाइम का क्या आ जाएगा साथ में, टाइम का स्क्वायर है तो t स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका m का 0 है तो नहीं लिखते हैं, l1। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बनेगा l1 t-1 प्लस 1 प्लस l1 t-2। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा l1, और यहाँ पे बन जाएगा l1 -1 प्लस 1 t0 प्लस l1 और t0। तो देखना यहाँ पे ये l बन गया, देखो ऊपर पावर 1 है चाहे कुछ नहीं है तो वो एक ही मतलब है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ पावर 1 लिखी है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1 है। ठीक है, तो ये l लिख दिया मैंने, ये भी l लिख दिया, यहाँ पे भी और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो t की जगह कोई भी पावर नहीं आएगी तो मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो वो l ही रहेगा, या फिर पावर 0 है तो वो 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा l। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा, देखना यहाँ पे ध्यान, l इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ l। ठीक है, और कोई कोई बच्चे सोचेंगे कि ये एक l है, ये 2 l है, तो इसको ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। पर देखो हमने देखा था कि नंबर्स को हमने यहाँ पे रिगार्ड नहीं करना है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में है चाहे वो डिवीजन में है, तो नंबर को हम कैंसल आउट कर देंगे। तो ये बन क्या बचा क्या आपके पास, l इज इक्वल टू l, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली ट्रू, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो कि फिजिकली भी क्या होती है, ट्रू होती है, और मैथमेटिकली भी ट्रू होती है। ये हम प्रूफ भी करते हैं, और डायमेंशनली हमने इसको देख लिया कि ये भी ट्रू है। तो ठीक है, अभी इस यूनिट का हम इतना ही करेंगे, कल हम नेक्स्ट यूनिट से मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।